हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉक्टर नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं में बांझपन के क्या क्या कारण होते हैं इनके बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि बांझपन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी भी हम पढ़ चुके हैं, और कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, मतलब महिलाओं में बांझपन के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंजेनाइटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है कि किसी भी तरह की विकृति। तो यहाँ पे दे रहा है कंजेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनोमलीज, मतलब किसी भी फीमेल में अगर जन्मजात ही कोई ऐसी बीमारी है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी विकृति है, तो उसकी वजह से उसको बांझपन हो सकता है। कैसी विकृति हो सकती है? इसमें जो फीमेल का गर्भाशय है, यूट्रस है, जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर जो ओवरी है, उसकी जो नॉर्मल संरचना होती है, जो आइडियल उसका शेप होता है, उसमें अगर किसी भी तरह की क्या है विकृति है, तो उसकी वजह से उसको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। कैसे? अगर नॉर्मल हम फीमेल के यूट्रस की बात करें तो उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। लेकिन जब कंजेनिटल एनोमलीज होती है तो जो यूट्रस का शेप होता है वो आइडियल नहीं होता है। मे बी जो यूट्रस का शेप है वो यूनिकॉर्नल हो सकता है, मतलब कि जो ये लेयर होती है, जो फंडस वाला पार्ट होता है, ये बना ही नहीं होता है। जो यूट्रस होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा हो सकता है। ये लेयर भी डेवलप नहीं होती है। ये किस वजह से होता है? ये स्पेशली होता है जो मुलेरियन डक्ट होती है उसकी वजह से। इसलिए जो कंजेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनोमलीज है, इसको हम मुलेरियन डक्ट एनोमलीज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल या फिर मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं? मुलेरियन डक्ट की वजह से बनते हैं। मुलेरियन डक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम देखें तो जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बच्चा होता है उसमें जब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जब वो बनते हैं तो किस तरह होता है? जैसे वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, दो गोनाड्स होते हैं, और इन दोनों गोनाड्स में ऐसे एक ट्यूबिंग रहती है, इस तरह से होता है। ऐसी संरचना सबसे पहले बनती है। अब ये जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, और इसको बोलते हैं गोनाड्स। यहीं पे एक और ट्यूबिंग होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, जिसको हम बोलते हैं वाल्फेरिन डक्ट, वाल्फेरिन डक्ट। अब यहाँ पे अगर बच्चा मेल है, अगर बच्चा मेल है तो जो मुलेरियन डक्ट होती है धीरे धीरे क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है, और जो ये वाल्फेरिन डक्ट है यही वैस डिफरेंस डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो गोनाड्स दिख रहे हैं ये क्या बनते हैं? ये टेस्टिस बन जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा फीमेल है तो वहाँ पे क्या होता है? ये जो गोनाड्स दिख रहे हैं ये ओवरी बन जाते हैं, और जो वाल्फेरिन डक्ट होती है, ये डक्ट होती है, ये धीरे धीरे क्या होता है? डिसअपीयर हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। अब जब ये खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगी मुलेरियन डक्ट। अब ये जो मुलेरियन डक्ट होती है इसी का आगे फिर विकास होता है। कैसे होता है? अब ये जो मुलेरियन डक्ट में दो लेयर दिख रही है, यही जो लेयर होती है यही ऊपर उठती है। ये वाली लेयर का तो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहता है, लेकिन अब ये जो लेयर होती है ये अब अपना शेप क्या है? बदलने लगती है। अब ये ही लेयर ऊपर एक ऐसा आकार ले लेती है, ऐसा आकार ले लेती है, और ये जो दोनों टेस्टिस हैं ये क्या बनते हैं? ये ओवरी बन जाते हैं, जो यूट्रस के पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होते हैं। तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। लेकिन उसी दौरान जो मुलेरियन डक्ट है अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई तो उसकी वजह से जो यूट्रस होता है उसका शेप और साइज दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रभावित होते हैं। कैसे? अगर ये मुलेरियन डक्ट सही से ओपन नहीं हुई, वो अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना पाई, तो जो यूट्रस का शेप होता है वो, जैसे अगर ये मुलेरियन डक्ट है, अगर मान लीजिए कि ये पूरा ओपन होके इस तरह से नहीं बन पाई और ये क्या हुई कि ये ऐसे हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइकार्नोइड यूट्रस, जिसमें जो यूट्रस का शेप होता है वो एक तरफ का ही डेवलप हो पाता है। उसके बाद एक होता है बाइकार्नोइड। बाइकार्नोइड में क्या होता है कि जो यूट्रस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो मुलेरियन डक्ट होती है जो इस तरह से बनी हुई है,
ये क्या होता है कि जब ये ऊपर की तरफ डेवलप होती है तो ये इस तरह हो जाती है, एक इधर और एक इधर, दो पार्ट में इस तरह से यूट्रस डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मुलरी डक्ट जो है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाती किसी भी तरह की एनामलीज की वजह से, किसी भी तरह की बीमारी की वजह से, या फिर यूं कहें कि माल न्यूट्रिशन की वजह से ये ऐसा होता है। तो इन सब की वजह से भी फीमेल को इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड कारण हो सकता है एनओवुलेशन। एनओवुलेशन का मतलब होता है कि जो फीमेल होती है उसमें जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि अंडों के बाहर आने का जो प्रोसेस होता है वो अगर इरेगुलर है, या फिर वो समय से पहले हो रहा है या फिर समय के बाद हो रहा है, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है। क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मान लीजिए किसी फीमेल में ये 28 डेज का होता है, किसी में ये 30 डेज का होता है, किसी में ये 26 डेज का होता है, लेकिन ये एक रेगुलर टाइम पे होता है। तो जो मेंसेस का टाइम होता है उसके 14वें दिन, मान लीजिए पहले दिन अगर मेंसेस हुआ तो इसके 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए कि ये ओवुलेशन 14 दिन के बाद होता है या फिर 14 दिन के पहले होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर ओवुलेशन। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसकी वजह से भी बांझपन कॉज कर सकता है। थर्ड इसमें पॉइंट है इंडोमेट्राइटिस। इंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होना, वो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे उसके भी कॉज हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की सूजन है यूट्रस में तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है सल्फिंजाइटिस। मतलब सल्फिंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो नली होती है यूट्रस की, उसी को बोलते हैं। जैसे अगर हम इस शेप में देखें तो ये अगर यूट्रस है तो यहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों होती है फैलोपियन ट्यूब, जो संख्या में 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो अगर इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे अगर यहाँ पे दे रहा है सल्फिंजाइटिस, मतलब अगर उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, या फिर कंजेनिटल एनामलीज है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है एज एबव ऑफ 35 ईयर। मतलब अगर किसी भी फीमेल की जो उम्र है वो 35 साल से अधिक है तो उन फीमेल में भी बांझपन देखा गया है। ये किस वजह से होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्योंकि 30 के बाद क्या होता है कि हर फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी उनको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। जैसे जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है वो भी धीमा हो जाता है, ओवुलेशन अच्छे से नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि जो मेच्योर ओवम होते हैं वो अच्छे से क्या होता है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ये सब किस वजह से होता है, ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो 30 के बाद ये अधिकतर फीमेल्स में देखा गया, लेकिन यहाँ बताया गया कि अगर 35 से अधिक फीमेल की एज है तो उसमें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है रेट्रोवर्टेड यूट्रस। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो यूट्रस होता है, मतलब जो गर्भाशय होता है उसका उल्टा होना, इसी को हम बोलते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस। ये बहुत वजह से हो सकता है। जैसे अगर किसी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर उसकी जो उम्र है वो 35 से अधिक है, या फिर फीमेल की किसी भी तरह की यूट्राइन सर्जरी हुई है, या फिर उसको इंडोमेट्राइटिस है, या फिर सल्फिंजाइटिस है, या फिर उसको फाइब्रॉइड्स है, ट्यूमर है, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसकी वजह से फीमेल को रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो सकता है। और अगर रेट्रोवर्टेड यूट्रस है तो फीमेल को इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। अगर हम नॉर्मल देखें तो जो यूट्रस होता है वो नॉर्मली ऐसे होता है, इससे होता है। उसका जो एंटीरियर साइड होता है यहाँ पे ऐसे ब्लैडर होता है, और जो पोस्टीरियर साइड होता है वहाँ पे रेक्टम होता है। अब जब यूट्रस इन्वर्टेड होता है तो उस समय जो इसका शेप होता है ये उल्टा हो जाता है, मतलब कि ये झुक जाता है किधर, जो पोस्टीरियर साइड जो रेक्टम होता है उधर। तो इसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है, और जब शेप इस तरह हो जाता है तो ये हर तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में। क्योंकि जो प्रेगनेंसी का मेथड है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का तरीका, उसमें पहली बात यही आती है कि जो यूट्रस होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सभी एक आइडियल शेप में होने
होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो इसका शेप ही चेंज हो जा रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि जब यूट्रस का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, यूट्रस जो है वो बैक साइड क्या होता है कि उल्टा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो कंसीव करने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा कारण होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है पेरीट्यूबल एडहेशन। पेरीट्यूबल एडहेशन का मतलब होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस में जो लेफ्ट एंड राइट साइड फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके सराउंडिंग मतलब उसके चारों तरफ जो स्कार टिश्यू होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका नॉर्मल फंक्शन होता है कि जब ओवुलेशन होता है तो जो ओवम होता है वो उसको एम्पुला तक ले जाती है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ ओवरी से ओवम रिलीज हुआ तो ये यहाँ से फिम्ब्रियो जो होती है वो उसको कैच करती है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे सिलियरी मसल्स होती हैं, सीलिया होते हैं, जो क्या करते हैं एक मूवमेंट देते हैं किसको, जो ओवम मेच्योर ओवम होता है उसको। अब वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है यहाँ पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वहां पे। अब अगर यहाँ पे स्कार टिश्यू इकट्ठा हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन है वो नहीं हो पाता है। जब फंक्शन नहीं हो पाएगा तो जो ओवम है वो एम्पुला तक नहीं पहुंच पाएगा। जब एम्पुला तक ओवम नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से ये भी इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब कि जो भी फीमेल है अगर उसको एंटी स्पर्म एंटीबॉडी रिएक्शन है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है। लेकिन ये जो कारण है ये बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उनके अगेंस्ट जो फीमेल की एंटीबॉडीज है वो वर्क करती हैं, तो वो हर तरह से स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज रिएक्शन। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक कारण है, मतलब मोटापा भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि अगर ओबेसिटी है अधिक है, जो महिला है अगर उसका बीएमआर अधिक है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है अगर वो अधिक है तो इसकी वजह से उसको कंसेप्शन करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी इम्बैलेंस होता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से फीमेल को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह से इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इसके बाद 9th के बाद 10th पॉइंट है एबनॉर्मल और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल है या फिर इरेगुलर है तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है, क्योंकि जब मेंसेस ही सही से नहीं होंगे, जो पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है अगर वही फिक्स नहीं रहेगा तो जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो भी अफेक्ट करेगा। इसके साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिलीज होने का समय ड्यूरेशन होता है वो भी क्या होगा अफेक्ट करेगा। तो जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। अगर प्रॉब्लम है तो फिर यहीं से इनफर्टिलिटी का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। बाकी जो यहाँ पे कारण देखे जा रहे हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस इसको छोड़ के जो 8वां पॉइंट होता है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बाकी जितने भी यहाँ पे कारण दिए गए हैं इसमें से अगर एक या दो है तो फीमेल को इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। अब अगर अपने हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अगर महिला या पुरुष में किसी भी तरह की ऐसी समस्या है, किसी भी तरह का उनको बांझपन है, मतलब मान लीजिए अगर उसको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए वो कौन कौन सी जांचें कराएं जिससे उनको पता चल जाए कि वो इनफर्टिलिटी उनको कॉज कर रही है, मतलब बांझपन का ये कारण हो सकता है और उसके लिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।